नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आने के बाद बड़ा बयान। पुतिन से मेरा जल्द मिलना बहुत जरूरी, डोनाल्ड ट्रंप बोले। यूक्रेन में हर दिन कई सैनिक मर रहे, ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप पुतिन मुलाकात से टेंशन में आया नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा बयान। पुतिन से मिलना मेरा बेहद जरूरी। डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आने के बाद बयान। पुतिन से मेरा जल्द मिलना बहुत जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप बोले। यूक्रेन में हर दिन कई सैनिक मर रहे, ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप पुतिन मुलाकात से टेंशन में नेटो। डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आने के बाद बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन से मेरा जल्द मिलना बेहद जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप बोले। यूक्रेन में हर दिन कई सैनिक मर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप पुतिन मुलाकात से नेटो टेंशन में आ चुका है। ट्रंप पुतिन और नेटो की टेंशन। ट्रंप ने माना पुतिन अच्छे दोस्त हैं, जंग खत्म करने की धमकी भी दी और पुतिन से बात करेंगे, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। नेक्स्ट ग्राफिक्स। यहीं से नेटो देशों की टेंशन शुरू हो जाती है, जहां से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं पुतिन से बात करूंगा। नेटो चीफ ने जताई बड़ी चिंता। रूस की जीत नेटो के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। ये मार्क रूटे, जो कि अब नेटो के चीफ हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया में इस जीत का जश्न होगा, मार्क रूटे का यह सीधा कहना है। पोलैंड सीमा पर हथियार जमा कर रहा नेटो। मार्क रूटे को यह भी डर है कि नेटो से अमेरिका को ट्रंप अलग कर सकते हैं। फिर नेटो का क्या होगा, यह समझना होगा। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। बीएन झा सर, शुक्रिया सर। मार्क रूटे नेटो के चीफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने को बेकरार हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुलाकात हो, रूस यूक्रेन जंग खत्म हो। लेकिन दूसरी तरफ नेटो चीफ मार्क रूटे का डर अलग है। उनको लगता है कि अगर यहां पर यूक्रेन की हार हो जाती है तो इस जीत का जश्न जो है चीन भी मनाएगा, नॉर्थ कोरिया भी मनाएगा और ईरान भी मनाएगा, और ये नेटो के लिए एक बड़ा खतरा होगा सर। तक नेटो का सवाल है, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किसी और के ऊपर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का इसमें कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है। जहां तक ये जो वॉर चल रहा है, इसमें डायरेक्ट स्टेक है नेटो का और रशिया का। नेटो ओके में सर। अगर आप मान लीजिए, अभी तक नेटो का जो इन्वॉल्वमेंट था, जो उनका एक्सपेंडिचर था, जो उनका सपोर्ट था, वो 85% लगभग अमेरिका से आ रहा था। अब वो 85% अमेरिका से जो आ रहा था, अगर वो बंद हो जाए, जैसा कि ट्रंप इनिशियल के दिनों में कह रहे थे कि वो इस तरह की जो जो मौत की जो सामान है उसको वो देना बंद कर देंगे, तो इलेक्शन के दौरान में जो उनका एक नैरेटिव था, कहना था, वो बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, नेटो एक समय में ऐसा था जो कि एक यूनिट हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में नेटो में भी दरार है, और वो जी। दरार जो है लगभग स्पष्ट हो चुका है। उस दरार में अगर अमेरिका इस युद्ध को बंद करना चाहता है, जिसके लिए कि वो कह रहे हैं कि वो पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। पहले पुतिन के ऊपर में दबाव डाला जा रहा था कि जी। आप युद्ध बंद कीजिए। देखिए, पुतिन युद्ध बंद कर सकते हैं, उसमें कोई दो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पुतिन का युद्ध स्टार्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है। मतलब डोनबास जी। डोनबास एरिया आज के दिन में पूरा के पूरा लगभग रशिया के पास चला गया है। क्रिमिया चला गया है, जापोरिजिया का अंश चला गया है, खेरसन चला गया है।
तो यहाँ तक कि ओडेसा के फुटस्टेप पे रूस खड़ी है। तो जो रशिया का जो ऑब्जेक्टिव था कि ये डोनबास उनको मिल जाए, जो मिलिट्री का जो धमकी मिल रही थी उनको, वो धमकी जो है वो बंद हो जाए। और तीसरी कि यूक्रेन नेटो में सदस्य ना बने। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आज के दिन में पूरे हैं। तो अगर रशिया चाहे तो इस युद्ध को अभी सीज फायर दे सकता है, ये उनके हक में होगा, सीज फायर देके युद्ध को खत्म कर दे अपने तरफ से। और अगर यूक्रेन उस सीज फायर का वायलेशन करता है तो फिर वो ठोकना शुरू करे, वो फिर रशिया की जो मर्जी होगी, तब ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नेटो के खेमे में, यूक्रेन के खेमे में चली जाएगी। तो ये बनता था कि पुतिन इस चीज पे ध्यान देते कि वो यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर देते, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। वो भी बड़े खिलाड़ी हैं, उनके दिमाग में कुछ और चीज होगी। और जहां तक आपने कहा था कि इससे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिएगा बीएन जहाज सर के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, थोड़ा चेक करिएगा। अब आ रही है, अब आ रही है। अब बीएन जहाज सर मेरा एक बड़ा पॉइंट है कि जिस प्रकार से 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया रूस के द्वारा, और आज 2024 में 25 में डोनबास पे कब्जा कर लिया गया, अगले 5-6 साल में फिर खैर खार्किव या कीव के ऊपर हमला होगा, फिर उस पर कब्जा होगा। ऐसे तो यूक्रेन का वजूद ही खत्म हो जाएगा सर नक्शे से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यूक्रेन, जेलेंस्की अब तक अपने आप को एक सशक्त जो देश के नेता होते हैं उस तरफ से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं। वो लगभग नेटो के कठपुतली बने हुए हैं। उनको अपने जनता की जो किस्में भलाई है वो चीज नहीं देख पा रहे हैं। आज के दिन में देखिए क्या हुआ है। यूक्रेन लगभग इसका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ के कितने लोग मारे गए हैं आपको अनुमान नहीं है, क्योंकि ये समाचार वेस्टर्न मीडिया से नहीं आती है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास में यूक्रेनी सेना मारे गए हैं, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया है, वॉर मशीन जो है खत्म हो गया है। आज के दिन में जो इनको एड मिलती है नेटो से वो वही इनके पास में है, और उसमें भी करप्शन है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ये जो वॉर मशीन जो उनके पास में आ रहे हैं एड के हिसाब से, इसको बेचा जा रहा है अनऑथराइज तरीके से किसी और को। तो ये सब प्रॉब्लम वहां पे चल रही है। और आज के दिन में जेलेंस्की एक जो लेजिटिमेट प्रेसिडेंट होता है वो नहीं है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंसी आज से 1.5 साल पहले खत्म हो चुकी है, जो 5 साल का जो इनका कार्यकाल होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम वहां पे हैं। अलग पॉइंट ऑफ व्यू से था। जी, मैं अलग चीजें समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से रूस ने 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया, आज वो डोनबास के इलाके पे कब्जा कर रहा है। आने वाले 5-6 साल में वो फिर कहेगा कि नहीं, मुझे तो कीव पर भी कब्जा करना है, फिर तो सीधा यूक्रेन का जो अस्तित्व है वही खतरे में आ जाएगा। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर रोक। अमेरिकी कोर्ट ने 14 दिन का स्टे लगाया। 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी की होड़ इस वक्त हॉस्पिटल में। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने दिया झटका, पहला झटका ये। जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पे रोक लगाई गई। अमेरिकी कोर्ट ने 14 दिन का स्टे लगाया। 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी की होड़। ट्रंप को कोर्ट का पहला झटका, जन्मजात नागरिकता पर बैन लगाया गया, 14 दिन का स्टे लगाया गया। जज बोले, मेरा तो सर चकरा गया ये वाला आदेश सुनकर। अमेरिकी हॉस्पिटल में लोगों की भीड़, खासकर महिलाओं की भीड़ लगी है। सिजेरियन डिलीवरी करवाने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि महिलाओं की कोशिश यही है कि 20 फरवरी से पहले उनके बच्चे का जन्म हो जाए, ताकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता जन्मजात मिल जाए। क्योंकि 20 फरवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये कानून लागू हो जाएगा। बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है फिर खत्म हो जाएगी, और इसी को लेकर अमेरिका के तमाम हॉस्पिटलों में काफी भीड़ सिजेरियन डिलीवरी करवाने की, और तमाम महिलाएं जो हैं हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। लेकिन फिलहाल जो
झटका है वो कोर्ट की तरफ से आया है। 14 दिन का स्टे और जन्मजात नागरिकता बैन पर रोक लगा दी गई है। हम बीएन झा सर के पास चलेंगे। सर, इस आदेश को कैसे देखा जाए, और इस वक्त जो वहां पर महिलाएं हैं, चाहे वो एशिया ओरिजिन की हैं या अफ्रीका की या यूरोप की, सब में हड़कंप है और हॉस्पिटलों के बाद भीड़ है। डॉक्टर से कहने की जल्द से जल्द हमारी डिलीवरी जितनी जल्द हो सकती है की जाए। कैसे इस डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को, इस आदेश को देखेंगे आप? जी राजेश जी, देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा गलती कर गए हैं, क्योंकि अगर संविधान में ये प्रोविजन है कि वहाँ जो बच्चा का जन्म होगा उसको बाय बर्थ वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, तो फिर आप जब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आप इशू करते हैं, जैसे ट्रंप ने किया था, तो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को शुरू करने जारी करने से पहले आपको संविधान का वो संशोधन करना बहुत जरूरी है। ऐसी बात नहीं कि संशोधन नहीं हो सकता, किया इससे पहले भी काफी संशोधन हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई ऐसा चीज शुरू होता है जो कि संविधान से टकरा रहा हो, तो संशोधन कीजिए संविधान में और वो चीज लागू हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने किया नहीं था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, अब जब झटका उनको लगा है कोर्ट से और बिल्कुल उन्होंने संविधान की कसम खाई है वो अपना ओथ लेने के समय में, तो जी संविधान का संशोधन जरूरी है। और ये बहुत मुश्किल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह में, चाहे चाहे कांग्रेस हो चाहे सीनेट हो, दोनों जगह में रिपब्लिकन को मेजोरिटी है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी नहीं, ये 2/3 मेजोरिटी वहां पे भी वो चक्कर है। तो इसलिए कुछ डेमोक्रेट को अपने साथ मिला के उनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो फैसला है ये लागू हो सकता है। नहीं तो ये जो बाय बर्थ जिसको राइट है उस बच्चे को राइट मिल जाएगा, लेकिन उसके माता पिता अगर वहां के सिटीजन नहीं है तो उनको वो राइट नहीं मिलती है। तो प्रैक्टिकली अगर ये लागू भी रहता है तो ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अकेला वहां पे नहीं होता है। पेरेंटहुड जो है वो एसेंशियल है, वो बच्चों का बर्थ राइट है। तो वो पेरेंटहुड देने के लिए फिर वो पेरेंट को उस बच्चे को लेके अपने कंट्री में जाना पड़ेगा जहां उसकी नागरिकता है। लेकिन तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है। हलचल तो मचा रखी है डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने, हलचल तो अमेरिका सहित तो दुनिया में मचा रखी है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। फिलीपींस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा दें फिलीपींस से। चीन फिलीपींस के बीच बढ़ने लगा तनाव। अमेरिका ने फिलीपींस में तैनात की मिसाइल। टाइफॉन सिस्टम को रीलोकेट किया गया। चीन फिलीपींस के बीच बढ़ने लगा तनाव। अमेरिका ने फिलीपींस में तैनात की मिसाइलें। टाइफॉन सिस्टम को रीलोकेट किया गया। 200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है टाइफॉन मिसाइल। फिलीपींस में अमेरिका की टाइफॉन मिसाइल जमीन से समुद्र में हमला करने में सक्षम। 200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। समुद्री जहाज किसी भी प्रकार का हो उसको डुबोने में यह सक्षम है। चीन फिलीपींस के बीच टेंशन है। भारत से भी फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी हैं। स्पार्टली आइलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट बीएन झा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीएन झा सर, किस प्रकार से चीन और फिलीपींस के तनाव को हम देखें और अमेरिका की वहां पर मौजूदगी को देखें, जिस प्रकार से 4 से 5 बेस अमेरिका ने फिलीपींस में बनाए हुए हैं, क्या वाकई में एक बड़ा खतरा फिलीपींस को चाइना से, और क्या अमेरिका सुरक्षा कर पाएगा इन फ्यूचर? देखिए, चीन ने जो ये 9 डॉटेड लाइंस खींची हैं वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए समुद्र में, ये जो फोनऑफ्स होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द ओशन, ये इसको वायलेट करता है। और इसको इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसने भी इसको नकार दिया है कि ये जायज किसी भी तरह से नहीं है। और जहां तक फिलीपींस का मामला है, फिलीपींस का आपने जैसे बताया कि स्पार्टली आइलैंड जो है वो फिलीपींस का है, उसके हमेशा से रहा है। आज के दिन में वहां पे अमेरिका अपनी जो दादागिरी है वो वहां पे दिखा रहा है। तो अभी जैसे अमेरिका ने अपने मिसाइल सिस्टम वहां पे रीडिप्लॉय किए हुए हैं,
फिलीपींस के पास भी भारत से खरीदा हुआ जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो उनके पास में है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो लगभग 290 से 300 किलोमीटर के आसपास में है। तो इसकी मारक क्षमता काफी दूर तक है। जो अमेरिकन मिसाइल सिस्टम है वो लगभग जी 190 से 200 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। तो जहां अगर कोई कंफ्लिक्टिंग सीन आए तो आज के दिन में फिलीपींस के पास में उसको डिफेंड करने का पूरा साधन है। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हो जाती है। उस रीजन में जितने और सारे कंट्री हैं उनकी भी जो जो टेरिटोरियल राइट है वो अमेरिका ने छीन ली है। तो इसीलिए कहीं न कहीं अभी यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को जहां पे कि ये एप्लीकेशन डाली गई है इन सारे कंट्रीज द्वारा कि चीन जी उनके जो ओशन के जो राइट्स हैं उसको चीन खतरे में डाल के उसको मनमानी ढंग से यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके भी जो डिसीजन है उसके भी जो वर्डिक्ट हैं उसको नकार रहा है। तो ये पिटिशन अभी यूनाइटेड नेशंस के पास में है। चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन आज के दिन में डिफंक्ट पड़ा हुआ है। वहां पे जो 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 डिसीजन लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। जी लेकिन कहीं कहीं उनको सशक्त होकर ये डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि ये राइट सारे कंट्रीज वहां पे हैं, फिलीपींस और सारे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सबों को अपने अपने राइट अपने वाटर में जो टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके बाद उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो, उसके बाद जहां पे के कंटिगुअस इकोनॉमिक जोन होता है वो, ये सब उनके जी साथ में होना चाहिए, उनकी राइट्स हैं। तो इसको जो भी वायलेट करेगा, जैसे चीन अभी वायलेट कर रहा है, तो चीन को ये सबक देना एक जरूरी है। चीन ने तो यहां तक किया था कि यहां तक कि उसके जो इंटरनेशनल वाटर हैं उसमें जी किसी तीसरे कंट्री को आने से मना कर दिया था, उनको मैंडेटरी कर दिया बिल्कुल था कि बिल्कुल वो सर, पहले चीन का अनुमति ले पहले परमिशन तब लेना वहां है। पे वो जाए। जी जिसके चलते कि और क्वाड ने ये स्टेप लिया था कि जी कि चीन को सबक सिखाई थी। तो ये फिर से उनको और करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर चीन लगातार हमने देखा है साउथ चाइना सी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट तक की नहीं सुनता है। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे असीम मलिक। दशकों बाद ढाका पहुंची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। बांग्लादेश पाक की भारत के खिलाफ क्या नई साजिश रची जा रही है? बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे असीम मलिक। दशकों बाद ढाका पहुंची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। बांग्लादेश पाक की भारत के खिलाफ साजिश। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स। बांग्लादेश में आईएसआई चीफ, आईएसआई हाई लेवल टीम ढाका पहुंची। जनरल असीम मलिक पहुंचे ढाका। जनरल फैजुर रहमान ने उनका स्वागत किया। पाक के दौरे पर थे कई बांग्लादेशी अफसर। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे मलिक। 21 जनवरी को मलिक ढाका पहुंचे थे और आज वो ढाका से निकल जाएंगे। नेक्स्ट ग्राफिक्स। 24 तारीख तक ढाका में पाकिस्तान के आईएसआई चीफ 24 जनवरी तक बांग्लादेश में रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या कोई प्लानिंग चल रही है? बांग्लादेश में एक्टिव हुए आतंकी कैंप, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जल्दी से नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। आईएसआई के आने का अब बांग्लादेश पे असर दिख रहा है। चिटगांव में कई कैंप एक्टिव हुए हैं। जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके अनुसार सिविलियन को अब चिटगांव में यहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट है घातक हथियारों का नो इस्तेमाल, और बीएसएफ चाहती है कि इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए क्योंकि अब बांग्लादेश साइड से प्रेशर बढ़ने लगा है। इसको समझना होगा। बीएन जहाज सर के पास चलेंगे। बांग्लादेश को सर बहुत अच्छे से समझते हैं। सर जो इस वक्त हो रहा है बांग्लादेश में, ढाका में आईएसआई चीफ की मौजूदगी, 3 से 4 दिन ढाका में रहना, उनके साथ 2 से 3 ब्रिगेडियर, 2-3 कर्नल की मौजूदगी, क्या खिचड़ी क्या पक रही है सर इस वक्त ढाका में पिछले 3-4 दिन से? बिल्कुल ठीक कहा आपने राजेश जी। जब जहां पे बांग्लादेश आज के दिन में वो बांग्लादेश नहीं है जिसको भारत ने फ्रीडम दिलाई थी। आज का बांग्लादेश जो है वो रेडिकल बांग्लादेश है। और ये रेडिकल जो है, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म के पाथ पे चल रहा है, वो बिल्कुल पाकिस्तान के लीग पे है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के दिन में फ्रीली
उसमें जो जो जिस तरह के दखल अंदाजी है वो कर सकता है, वहां की पॉलिसी को अमेंड कर सकता है। मैं एक एक बड़ी चीज का एक छोटा सा संकेत दे रहा हूं। देखिए, जब बांग्लादेश को आजाद कराया गया था, वो आजादी क्यों थी? वो आजादी इसलिए कराई गई थी कि बांग्लादेशियों पे बहुत अत्याचार हो रहा था, और खास करके वहां पे जो जितने सारे वहां बांग्ला बोलने वाले थे, इन सबों के ऊपर जी। में पाकिस्तानी फौज ने इतना अत्याचार किया था कि उनको शस्त्र उठाना पड़ा था। यही चीज आज के दिन में वहां पे लगभग 1.25 करोड़ से जो ज्यादा वहां पे नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनके ऊपर में कि आज के दिन में अत्याचार हो रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं शस्त्र उठाना पड़ेगा। और भारत को चाहिए कि जिस तरह से बांग्ला पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया था, आज के दिन में जरूरत है कि बांग्लादेश के अंदर में ये जो 1.25 करोड़ जो नॉन मुस्लिम हैं, जो प्रताड़ित हो रही हैं इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं हैं, तो इनके लिए एक फ्रीडम देना पड़ेगा, इनके लिए एक टेरिटरी वो बनानी पड़ेगी जहां पे वो सुरक्षित रह सकें। तो ये कैंपेन जो है 1970 के बाद, 71 के बाद में, अब हो सकता है 2025 या 2026 में भारत को ये प्लान करना चाहिए कि इन 1.25 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी संख्या है, और बिल्कुल उनका उनका पूरा जन्म मरण जो है इसी के ऊपर में निर्भर करता है। उनकी वहां पे लैंड है, उनकी वहां प्रॉपर्टी है, वो मतलब पुरखों से वहां पे वो रह रहे हैं। तो उसको बांग्लादेश कैसे उखाड़ के फेंक सकता है? ये इनको चाहिए, ये जो जो 1.25 करोड़ लोग हैं, ये एक मुट्ठी बन के, ताकत बन के हथियार उठाएं, फिर भारत सरकार इनको सहायता दे कि अलग एक देश वहां पे बन जाए, जिसका जो भी नाम देना चाहे उस देश को नाम दें, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक कुशन जैसा एक स्टेट हो, जो कि आगे में भारत को भी बचाएगा, ये जो रेडिकल जो वहां से आएंगे इससे बचाएगा, जी। और इन लोगों को 1.25 करोड़ लोगों को अपनी धरती मिलेगी, अपना फैसला लेने का मौका मिलेगा। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के दौरे पर जाएगी HAL की टीम। GE 414 इंजन को लेकर अमेरिका से बातचीत होगी। मार्च में 414 इंजन की डील हो सकती है फाइनल। अमेरिका के दौरे पर जाएगी HAL की टीम। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है और हमने एक्सपर्ट्स के पास भी जाना है। मार्च में 414 इंजन की डील फाइनल हो सकती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्द से। अमेरिका जाएगी HAL की टीम। GE 414 इंजन को लेकर बात। मार्च में फाइनल हो सकती है डील। तेजस AMCA के लिए चाहिए इंजन। 99 इंजन खरीद सकता है इंडिया। क्या TOT के लिए तैयार होगा अमेरिका, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी? MRFA के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर जारी। 110 फाइटर जेट का टेंडर भारत ने जारी किया है। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। BN झा सर, ये GE 414 404 इंजन एक ऐसा लगता है कि हवा सा बन गया है। क्या लगता है, कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ये डील अब हो सकती है, जब खबरें आ रही हैं कि HAL की टीम अमेरिका जाएगी और निजाम जो है वो चेंज हो चुका है अमेरिका का? सर ये तो नेसेसिटी है भारत की कि इनको GE का इंजन चाहिए। LCM अभी 404 इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि हमें पूरा का पूरा जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हर चीज वहां से। तो इसीलिए भारत चाहता है कि जो 414 इंजन हो, इसमें दो चीजें हो। एक तो इसका TOT मिले भारत को, ट्रांसफर ऑफ जी। टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो इंजन भारत में ही बने, या नहीं तो कम से कम मेक इन इंडिया के अंदर में अंतर्गत में इसके 50% से ज्यादा कंपोनेंट जो हैं वो यहाँ पे भारत में मैन्युफैक्चर हो और यहाँ पे रहे, और जो इंजन बने उसको अमेरिका चाहे तो यहाँ से बेच सकता है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो जी। अमेरिका के प्रोडक्शन कॉस्ट से बहुत कम होगा, तो इसलिए अमेरिका भी बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, भारत को एक और चीज करनी चाहिए कि अभी जो LCA में 404 इंजन लग रहे हैं, ये 414 इंजन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको जो वर्तमान के जो LCA है इसमें भी यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी थ्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए LCA Mark 1 की थ्रस्ट जो है जी। बहुत ज्यादा बन जाएगी, और इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर जाएगा। तो ये दोनों चीज भारत को करना पड़ेगा। ऑलरेडी MOU जो है वो प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लास्ट जी। वीक में ऑलरेडी साइन हो चुका है।
अभी निटी ग्रिटी जो है उसकी है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, वो चीज बनाना है। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमेरिका पहले भी विलिंग था, आज के दिन में विलिंग होगा कि भारत में उसका या तो टीओटी लेकिन दे या सुई फिर सारी यहाँ पे टीओटी पर मेक इन अटकी हुई इंडिया है। के तहत में। जी, जी सारी सुई जो है कह सकते हैं डील की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर अड़ी हुई है। भारत चाहता है कि अमेरिका टीओटी दे और अमेरिका टीओटी किसी को देता नहीं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बीएन झा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों की इतनी बारीकी से जवाब देने के लिए शुक्रिया सर। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।